गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो जीवन संभव है, तो कोशिका के बिना क्या जीवन संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोशिका है तो ही जीवन संभव है, अन्यथा जीवन संभव नहीं। बेटा बात को समझे होंगे। जैसे कि आपने पत्थर देखा होगा, मिट्टी देखी होगी, बहुत कुछ देखा होगा जिनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती, उनको बोलते हैं निर्जीव। एनसीईआरटी रॉबर्ट हुक का जिक्र नहीं करती, लेकिन हमको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यही वो था जिसने सबसे पहले कोशिका के बारे में जानकारी दी थी। एक इसमें देखा जाए तो इसके इधर का जो लिक्विड है, ये जो सारा मटेरियल और उसमें ये जो लिक्विड है, इसको क्या बोला था अपन ने? कोशिका द्रव्य। तो यहाँ भी कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है और यहाँ भी कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है। अगर कोशिका द्रव्य को डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो ऐसा द्रव्य है, ऐसा अर्ध तरल अवयव है जो कोशिका के आयतन को घेरे रहता है। इस कोशिका का जितना भी वॉल्यूम है, इसको कवर करके किसने रखा है? इस कोशिका द्रव्य में। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोशिका जीवन की इकाई। तो इस टॉपिक में अपन कोशिका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कोशिकाएं कैसे होती है, दिखाई कैसे देती है, इनका ओरिजिन कैसे हो। भाई मनुष्य प्रजाति को सबसे पहले कैसे पता चला कि कोशिका है क्या भला? तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो जो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में इनिशियली जिन बातों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे वो है कि भाई कोशिका आखिर में है क्या। कोशिका दिखती कैसे है, वास्तविकता में क्या रंग रूप और आकार है इसका। उसके बाद अपन कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं को देखेंगे, और जैसे कि प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका के बारे में जानेंगे। तो ये प्रोकैरियोट कोशिका क्या होती है और यूकैरियोट कोशिका क्या होती है, इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। बेटा ये जो आपका चैप्टर है इसमें अधिकांश बातें यूकैरियोट कोशिका की दी हुई है। प्रोकैरियोट कोशिका के बारे में इतना कुछ नहीं दे रखा। इसके बारे में अपन और ज्यादा जानकारी अपने जो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है उसके बारे में डील करेंगे। तो यूकैरियोट कोशिका इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट कोशिका में और क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये कोशिका है क्या, क्या होती है कोशिका, दिखती कैसी है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कोशिका क्या है? देखो बेटा ध्यान से समझना चीजों को। जब छोटे थे, 9th क्लास में थे, 10th क्लास में आए, तब से एक ही एक बात पढ़े जा रहे हैं। परिभाषा वही कोशिका की, जीव की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। क्या बेटा? जीव की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ये कोशिका है क्या? मान लिया जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सर ये दिखती कैसे है, होती क्या है, क्या क्या चीजें कोशिका में होनी चाहिए, तब अपन उसको कोशिका बोलेंगे। तो अगर कोशिका की बात करें तो जब भी कोशिका की बात होगी तो अपन जीवन से पहले डील करेंगे। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन क्या है। ठीक है बेटा? तो जीवन क्या है? जिसमें वृद्धि हो रही हो, जिसमें जनन जैसी क्रियाएं हो रही हो, जिसमें उपापचयी क्रियाएं चल रही हो,
वो सारे जीवन से संबंधित है। अगर जीवन से संबंधित कार्य चल रहे हैं तो वो कोशिका में ही चल रहे हैं। बिना कोशिका के ये सारे काम संभव नहीं है। तो अब अपन कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सामने दो डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, एक इधर और एक इधर। तो मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल लेके ये समझने का प्रयास करता हूं कि कोशिका है क्या। अभी मैं ये मान रहा हूं मुझे भी कुछ नहीं आता और आपको भी कुछ नहीं आता, हम सभी साथ मिलके कुछ नया करते हैं। तो देखिए, इधर की साइड में मान लो ये स्कूल की एक बाउंड्री है, इसमें स्कूल है, ये सारा कुछ। स्कूल होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्कूल होने के लिए उसकी चार दीवारी चाहिए। तो ये स्कूल की चार दीवारी है। क्या है बेटा? चार दीवारी। उसके बाद स्कूल में एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर स्कूल से संबंधित कार्य चलते हैं। अब स्कूल में क्या काम चलेंगे? वही पढ़ाई लिखाई के। अलग अलग क्लासरूम होते हैं, अलग अलग जगह मास्टर अपनी क्लासेस लेते हैं। इन सब को कंट्रोल रखने का काम कौन करता है? हेडमास्टर। तो ये स्कूल का वो एरिया है जहां कार्य चल रहे हैं। तो इसको मैं बोल देता हूं वर्क प्लेस या फिर कार्य क्षेत्र। बेटा कुछ बेसिक बातें भी करेंगे जिससे अपने को यह जानने में आसानी होगी कि कोशिका का ओरिजिनेशन कहां से हुआ। ठीक है, तो वर्क प्लेस या कार्य क्षेत्र, इसको कंट्रोल करने का काम कोई ना कोई एक व्यक्ति करता है जिसको अपन हेड मास्टर कहते हैं। ऐसे ही जीवन से संबंधित अगर कहीं कार्य चल भी रहे हैं तो वो एक कंट्रोल्ड प्रक्रिया के तहत चलेंगे। छोटी से छोटी ऐसी संरचना जिसमें चार दीवारी रूपी कोशिका झिल्ली हो। क्या हो बेटा? कोशिका झिल्ली। अरे समझ रहे हो? उसके बाद उस चार दीवारी में एक ऐसा स्पेस जहां ये सभी कार्य चल रहे हैं उसको अपन बोलेंगे बेटा कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। इन सब को कंट्रोल करने का जो कार्य करेगा वो है अपना प्यारा सा डीएनए। कौन है बेटा? डीएनए। अभी न्यूक्लियस नहीं बोल रहा मैं, सब में न्यूक्लियस हो ये जरूरी नहीं, लेकिन सब में डीएनए हो ये एकदम जरूरी है। बात समझ रहे हो? तो डीएनए कोशिका द्रव्य में चलने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होगी उनको नियंत्रित रखने का कार्य करेगा, नियंत्रित करने का कार्य करेगा। और ये सारी जो क्रियाएं हैं वो एक चैम्बर के अंदर चल रही है जिसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक बाउंड्री है। उस बाउंड्री को मैंने कोशिका झिल्ली नाम दिया है। बात समझ में आई? अगर ये तीन चीजें हैं तो मैं उसको कोशिका बोलूंगा, अन्यथा नहीं। तो अगर मैं एकल कोशिका की बात करूं या एक कोशिकीय जीव की बात करूं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? स्वतंत्र अस्तित्व यापन। एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व प्रदर्शित करता है। क्या करता है बेटा? एक कोशिकीय जीव अपना स्वतंत्र एग्जिस्टेंस शो करेगा। उसके बाद इस एक कोशिकीय जीव में जीवन से संबंधित सभी आवश्यक क्रियाएं चलेगी। जीवन से संबंधित आवश्यक क्रियाएं क्या है? जनन, वृद्धि, उपापचयी क्रियाएं जिसके थ्रू जीवन प्रदर्शित होता है। बात समझ में आई बेटा? अरे आई। तो देखो, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो जीवन संभव है। तो कोशिका के बिना क्या जीवन संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोशिका है तो ही जीवन संभव है, अन्यथा जीवन संभव नहीं। बेटा बात को समझे होंगे। तो मोटा मोटी तौर पे एक कोशिका के बारे में हल्की फुल्की जानकारी मिली होगी आपको। अब ये कोशिका आई कहां से? शुरू में क्या हुआ? बेटा ये सारा खेल इवोल्यूशन का है। इस धरती पे इनिशियल स्टेज में कोई भी जीवन नहीं था।
और जीवन के पनपने के लिए ऐसा कोई वातावरण भी नहीं था। आज के समय में जितने भी जीव दिख रहे हैं वो लगातार छोटे छोटे परिवर्तनों से बने हैं। आप आगे चलकर क्लास 12th के अंदर इसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देता हूं। सबसे पहले जो कोशिकाएं आई होगी वो बहुत ही सरल होगी दिखने में, लेकिन तब का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा रफ था, तो उनको सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा हार्डनेस की, आउटर कवरिंग की आवश्यकता होगी। तो उनके अंदर कोशिका झिल्ली के साथ साथ बाहर एक और बाउंड्री होनी चाहिए, तभी वो उस हार्ड एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकती है। कोशिका झिल्ली बेटा एक पतली लेयर होती है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं। इसके चारों ओर एक हार्ड लेयर की रिक्वायरमेंट रही होगी तब के समय में। क्यों? क्योंकि तब न तो ऑक्सीजन थी, लेकिन फिर भी जीवन के लिए कोशिका थी। न तो ऑक्सीजन थी, लेकिन फिर भी जीवन के लिए कोशिका थी। तो इस कोशिका को उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए चारों ओर एक बाउंड्री की आवश्यकता होगी, एक और बाउंड्री जिसको अपन आगे चलकर बताएंगे, कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले जो जीव आए होंगे वो काफी ज्यादा सरल रहे होंगे, और बाद के जो जीव आए होंगे वो काफी ज्यादा जटिलताएं प्रदर्शित करते होंगे। तो धीरे धीरे सरलता से जटिलता की ओर बढ़े होंगे। तो अभी जो कोशिका शुरुआत में जो दिखाई देगी उसमें ज्यादा कुछ संरचनाएं अपने को इस कोशिका में नजर नहीं आएगी। इसीलिए बोल रहा हूं केंद्रक भी नजर नहीं आएगा, केवल इस कोशिका द्रव्य में डीएनए ऐसे ही बिखरे रहकर पूरी कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। धीरे धीरे इसमें बदलाव आए, जिसको अपन बोलते हैं, धीरे धीरे इसमें बदलाव आए जिसको अपन बोलते हैं एडेप्टेशन के थ्रू, या फिर एनवायरनमेंट की जो प्रतिक्रियाएं होती है उनके थ्रू। उन बदलावों के परिणाम स्वरूप नई नई कोशिकाएं बनी, और ऐसे करते 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 क्या हुआ, अपन जैसे जीव बन गए। तो शुरू में जो कोशिका आई होगी वो एक कोशिकीय रही होगी, बाद में धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ होगा। ऐसे ही अपन आज भी एक कोशिकीय जीवन से ही अपनी शुरुआत करते हैं। आप जानते हो शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेगा तो एक कोशिकीय युग्मनज का निर्माण होता है। उस युग्मनज में विदलन और विभाजन जैसी क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, अपने जैसा जीव बनता है। तो आगे चलते हैं, ये बात समझ में आई होगी। आगे देखो, अब देखो कोशिका है या नहीं है, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से अपन दो भाग लिख देते हैं। ऐसे जो कोशिकाओं से बने हुए हैं उनको बोलते हैं सजीव। क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे जो कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं उनको अपन बोलेंगे सजीव। जैसे कि यहां आपको एक गाय दिखाई दे रही है, एक पौधा दिखाई दे रहा है, या फिर मैं एक कोशिका और बना देता हूं। ये लो, आपने युगलिना, अमीबा, कई सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे। ये मान लो युगलिना है या अमीबा, ये मान लो अमीबा है, और युगलिना वगैरह जो भी हो, पैरामाइसियम, कई सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे। ऐसे जो कोशिकीय संरचनाओं से मिलके बने होते हैं उनको अपन बोलेंगे सजीव, और ऐसे जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती उनको बोलेंगे निर्जीव। कोशिकाएं अनुपस्थित, कोशिका अनुपस्थित। जैसे कि आपने पत्थर देखा होगा, मिट्टी देखी होगी, बहुत कुछ देखा होगा जिनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती, उनको बोलते हैं निर्जीव। अब कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को फिर से अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। इधर देखो, अमीबा को अगर अपन गौर से देखें तो केवल एक सिंगल कोशिका से बनी हुई है। ऐसे सजीव जो एक कोशिकीय जीवन प्रदर्शित करते हैं उनको बोलते हैं एक कोशिकीय है। क्या बोलेंगे बेटा? एक कोशिकीय है। ऐसे सजीव जो कई सारी कोशिकाओं से या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बोलेंगे बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे रे? बहुकोशिकीय। क्या बेटा? बहुकोशिकीय। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, चले चलो चले चलो। अब कोशिका नाम आया कहां से?
ये कोशिका सबसे पहले देखी किसने? क्या हुआ होगा कि इस कोशिका के बारे में अपने को जानकारी मिली जो आज अपन पढ़ पा रहे हैं? बेटा सारा खेल माइक्रोस्कोप का है। जैसे जैसे इधर फिजिक्स में माइक्रोस्कोप डेवलप होते गए, लेंस का विकास होता गया, वैसे वैसे अपने को कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त होती गई। क्योंकि बेटा बहुत ही नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी संरचना होती है जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए बेटा? माइक्रोस्कोप। तो शुरुआत हुई रॉबर्ट हुक से। किससे बेटा? रॉबर्ट हुक। 1665 के आसपास की बात है। कब की बात है? 1665। एनसीईआरटी रॉबर्ट हुक का जिक्र नहीं करती, लेकिन हमको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यही वो था जिसने सबसे पहले कोशिका के बारे में जानकारी दी थी। भले ही ये जानकारी पूरी तरह से सही नहीं थी, लेकिन दी तो थी। हुआ यूं, इसने माइक्रोस्कोप में कॉर्क, बेटा प्लांट की आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसकी जो लकड़ी होती है उसको अपन कॉर्क बोलते हैं। एनाटॉमी के अंदर इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अभी ये मान लो लकड़ी का एक टुकड़ा था, उस लकड़ी के टुकड़े को उसकी एक स्लाइस काट के जब माइक्रोस्कोप में देखा, ज्यादा विकसित माइक्रोस्कोप तो था नहीं इसके पास, देखा तो इसको कई सारे कमरे जैसी संरचनाएं नजर आई। देखो ये एक छोटा कमरा, ये एक फिर से छोटा कमरा, ये एक फिर से छोटा कमरा, ऐसे करके कई सारे कमरों जैसी संरचनाएं नजर आई। अब बेटा पहले के साइंटिस्ट जबरदस्त हुआ करते थे, आसपास के जो भी एग्जाम्पल मिलते थे उनको रिलेट कर देते थे। तो इसने भी वही किया। अब इसने देखा कि ये जो संरचना इधर दिखाई दे रही है इस लकड़ी के टुकड़े में, ये संरचना मोनेस्ट्री ऑफ मॉन्क्स, मतलब कि मॉन्क समझते होंगे आप क्या होते हैं? भिक्षु। भिक्षुओं का रहने का जो स्थान हुआ करता है उसमें भी ऐसे छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जिसमें आसानी से 1 से 2 भिक्षु रह पाए। इधर की तरफ ये गैलरी पूरा ही मिट गया। दोबारा बनाते हैं। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, भावनाओं को समझो। इस प्रकार से छोटे छोटे चैम्बर दिखाई देते हैं। ये इधर चैम्बर हो गया, इसका गेट, ये ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी हो, जैसा भी हो। तो जैसे कि भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है उसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं, वैसे ही इधर दिखाई देता है। तो वास्तविकता में सेल का जो मतलब है वो स्मॉल रूम है, स्मॉल रूम है, छोटे कक्ष। तो इसने इन चैम्बर की तुलना किससे कर दी? इस कोशिका से कर दी और बोल दिया प्लांट में छोटी छोटी कक्ष पाए जाते हैं, उन कक्षों को कोशिका कहा जाता है। अब देखो क्या इसने कोशिका को देखा? क्योंकि इसने जिस लकड़ी के टुकड़े को ऑब्जर्व किया था वह लकड़ी का टुकड़ा मृत पादप कोशिकाओं से मिलकर बना था। किससे मिलकर बना था बेटा? मृत पादप कोशिका। जब पादप कोशिका मृत है तो इसके अंदर का सारा मेट, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, देख लो बाहर की तरफ बस एक लाइनिंग दिखाई दे रही है। तो अंदर का सारा मसाला खत्म हो चुका है। मतलब कि न तो इसमें कोशिका झिल्ली है, न ही इसमें कोशिका से संबंधित दूसरे अंगक आपको देखने को मिलेंगे, न ही इसमें केंद्रक देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी? चर्चा ये की थी कि कोशिका तभी कहेंगे जब उसमें कोशिका झिल्ली हो, उसमें साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य हो और उसमें केंद्रक हो। लेकिन तीनों ही चीजें अपने को यहां दिखाई नहीं दे रही। तो इसने मात्र कोशिका भित्ति को देखा था। अरे किसको देखा था? अरे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को देखा था।
ठीक है बेटा। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब यहां से इसने नींव रख दी है बेटा कोशिकाओं की जानकारी के बारे में। अब यहां से कोशिका के बारे में जानकारी के लिए वैज्ञानिकों में जिज्ञासा बढ़ी, इसको और जानने का प्रयास किया गया। देखो बेटा यहां जो भी बताया जा रहा है वो फैक्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ठीक है। जो भी बताया जाएगा वो फैक्ट के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। एनसीईआरटी कहाँ इसको किस चैप्टर से रिलेट करती है वो भी आपको बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में कुछ बातें एनसीईआरटी की दूसरे चैप्टर से भी रिलेट होती है, उनकी चर्चा भी अपन करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन देखी जा रही है, क्या है क्या नहीं है, कैसे इनिशियली ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। चीजों को बेटा सीक्वेंसली पढ़ते जाना है। सीक्वेंस का एक अनूठा ही खेल है। अब सीक्वेंस का खेल क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये बताओ आपके साथ 9th क्लास में कौन कौन था, तो आप नाम याद करने की कोशिश करोगे कि ये था, वो था, मेरे इधर ये बैठता था, मेरे उधर ये बैठता था। फिर मैं बोलूं चलो आप ऐसे याद करो कि पहली बेंच पे कौन बैठता था, दूसरी बेंच पे कौन बैठता था, तीसरी बेंच पे कौन बैठता था और चौथी बेंच पे कौन बैठता था। आपको थोड़े और नाम याद आएंगे। तो सीक्वेंस का खेल है, माइंड को सीक्वेंस बहुत ही अच्छा लगता है, चीजों को सीक्वेंसली पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा चलो और नाम याद दिलवाता हूं, आप अटेंडेंस रजिस्टर को याद कीजिए। सबसे पहले नाम किसका आता था, उसके बाद किसका आता था और उसके बाद किसका। तो आपको कुछ और चीजें नजर आएगी, कुछ और नाम याद आएंगे। तो जितने ज्यादा डेकोरम वे में चीजों को पढ़ोगे उतना ही क्लियरली वो चीजें दिमाग के अंदर सेट होगी। उनको उसी अकॉर्डिंग दोबारा पढ़ना है। तो जैसे पढ़ाया जाएगा उसी सीक्वेंस में पढ़ना है, उसी सीक्वेंस में चीजों को याद रखना है। मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही लेके चलूंगा, आखिर का काम तो वही आनी है, चाहे कितना भी कुछ भी कोई कैसा भी पढ़ाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करते हैं। इसने क्या किया बेटा, इसने खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप किया। खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप करके अलग अलग स्थानों से अलग अलग स्थानों से पानी की बूंदें एकत्रित की और कुछ मटेरियल एकत्रित किए और उसमें देखने का प्रयास किया कि क्या इनमें भी जीवन है या नहीं है। और इसको क्या मिला, जीवन मिला। अरे क्या मिला, जीवन मिला। इसने देखा कि ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें थी इनमें जीवन था। क्या था, जीवन था। और जहां जीवन था वहां कोशिकाएं थी। तो इसने क्या देखा, इसने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। किसको देखा रे, जीवित कोशिका को देखा। बात समझ रहे होंगे। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले जीवन को देखा, या फिर जीवित कोशिका को देखा, या फिर एक कोशिकीय जीव को देखा। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो अब आती है बारी कोशिका सिद्धांत। एनसीईआरटी अपने अगले अनुभाग में कोशिका सिद्धांत की चर्चा करती है। बेटा कोशिका के बारे में समझ में आया होगा क्या है कोशिका। अब अपन बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। बहुत ही रोचक तथ्य है। बात है 1835 की। अरे कब की, 1835 की। मुलर की प्रयोगशाला। इस मुलर की प्रयोगशाला में दो घनिष्ठ मित्र, एक था मैथियस लाइडेन और दूसरा था थियोडोर स्वान। अच्छे मित्र थे। हुआ यूं, इनका मिलना हुआ इस मुलर की लेबोरेटरी में। मैथियस लाइडेन जो कभी भी साइंटिस्ट था ही नहीं, वो एक अच्छे मित्र के प्रभाव में साइंटिस्ट बन गया। इसने अपना करियर लॉयर से शुरू किया था। शुरू में ये लॉयर था, लेकिन फिर करियर अच्छा नहीं चला। तो अच्छे मित्र जीवन में आपको पता ही है 4 चांद लगा देते हैं। तो थियोडोर स्वान इसका अच्छा मित्र साबित हुआ और इसके साथ मिलके इसने एक नया कारनामा कर दिखाया जिसको बोला गया कोशिका सिद्धांत। इसने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किए और मतलब एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन ठीक है फिर सब कुछ सही हो गया। देखो अब मैथियस लाइडेन जर्मन से था और जर्मन पादप वैज्ञानिक था। थियोडोर स्वान ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक था। अब
दोनों ने टिश्यू के ऊपर या फिर उत्तकों के ऊपर अध्ययन किया। एक ने पादप उत्तक के ऊपर अध्ययन किया और दूसरे ने जंतु उत्तक के ऊपर अध्ययन किया। इसने पादप उत्तक के ऊपर जब अध्ययन किया तो पाया कि पादप उत्तक की जो संरचना है, यह पादप उत्तक वास्तविकता में कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसके जो रिजल्ट थे वो भी ऐसे ही थे। जंतु उत्तक जो है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर क्या हुआ, फिर 1838 में इसने बता दिया। ये फिर आगे रिसर्च करता रहा, ये अब जंतुओं के बारे में जानने का प्रयास करता रहा, और इसने देखा ये जो जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली लेयर पाई जाती है, केवल पतली परत पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अरे पतली परत, क्या पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है, जिसको अपन आज के समय में कोशिका झिल्ली या फिर जीव द्रव्य झिल्ली बोलते हैं। बात समझ में आई होगी। स्वान ने जब पादप कोशिका को देखा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। पादप कोशिका में सबसे बाहर की तरफ एक मोटी परत, क्या बेटा, मोटी परत पाई जाती है, जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे, कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो पादपों में जो सबसे बाहरी परत होगी वो होगी कोशिका भित्ति, और जंतुओं में जो सबसे बाहरी परत होगी वो होगी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसमें भी होगी लेकिन अंदर होगी, क्योंकि बिना कोशिका झिल्ली के तो कोशिका ही संभव नहीं है। आगे चलते हैं। तो स्वान और स्लीडेन की जो ये पूरी रिसर्च थी, इसके बेस पे कोशिका सिद्धांत आया। क्या था सिद्धांत, प्राणियों और वनस्पतियों का जो शरीर है कोशिकाओं और उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। अब क्या अपने शरीर में केवल कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अलावा कुछ नहीं है? कोशिकाएं कुछ ना कुछ तो करती होगी, इनके भी कोई प्रोडक्ट बनते होंगे, जैसे कि अपने बाल है, नाखून है, ये सारे इनके उत्पाद ही है, लेकिन बाल और नाखून कोशिकाएं नहीं है। तो वास्तविकता में ये जो प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर होता है वो किन से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं और उनके उत्पादों से। बेटा बात समझे होंगे, आगे चलते हैं। अब इनसे पूछा गया, भाई साहब ये तो मान लिया कि पादपों और जंतुओं का जो शरीर है वो कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है, तो ये बताइए कि नई कोशिकाएं कहां से आती है सॉरी, नई कोशिकाएं कहां से आती है? तो जब ये इनसे पूछा गया तो ये नहीं बता पाए। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था बेटा, रुडोल्फ विर्चो। इसने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बेटा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसको उल्टा पढ़ेंगे, सीधा नहीं, उल्टा पढ़े तो सेलुला का मतलब होता है कोशिका, ई का मतलब होता है से, सेलुला का मतलब होता है फिर से कोशिका, और ओमनिस का मतलब होता है निर्माण। तो ये वो साइंटिस्ट था जिसने सर्वप्रथम ये बताया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। तो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में स्थित कोशिकाओं से ही होता है। तो नई जो कोशिकाएं बन रही है भाई साहब, ये पहले स्थित जो कोशिकाएं थी उन्हीं के विभाजन से बन रहा है। तो यहां से बायोलॉजी में और चार चांद लगने वाले थे। यहां से वैज्ञानिकों की ये थोड़ी सी तृष्णा बढ़ी कि भाई नई कोशिकाएं आखिरकार बनती कैसा, ऐसा कोशिका में क्या है जो नई कोशिकाएं बना लेती है और बन क्यों रही है, लगातार ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी तो अपने को कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र के बारे में पता चला। इसी के रिगार्ड में एनसीईआरटी जो अगला चैप्टर, इससे जस्ट अगला जो चैप्टर है, इससे अगले चैप्टर में कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है, कुछ प्रोटीन्स के बारे में, अणुओं के बारे में बताती है, प्रोटीन वगैरह इनके बारे में बताती है, लिपिड के बारे में बताती है। ये सभी कोशिका के घटक होते हैं। तो कोशिका के रासायनिक संगठन के बारे में भी फिर आगे चलकर अपने को पता चला कि कोशिका का जो रासायनिक संगठन होता है वो कैसा होता है। कोशिका दिखती कैसा वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये बनी कैसे होती है उसके बारे में भी पता चला। आगे देखो, तो अब ये स्वान और स्लीडेन को गलत तो साबित नहीं कर सकता रुडोल्फ विर्चो कि भाई स्वान और स्लीडेन गलत थे, वो थे सही।
तो उन्हीं की जो कोशिका सिद्धांत था उसको इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया और अपना एक स्टेटमेंट और ऐड कर दिया। वो स्टेटमेंट क्या था जरा देखिए। ये तो वही स्वान और स्लीडेन की बात है कि सभी जीव कोशिकाओं व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। नई जो चीज इन्होंने ऐड की वो ये थी, सभी कोशिकाएं पूर्व में स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो इन्होंने ये एक नई चीज ऐड की। अब आपको एक रोचक एग्जाम्पल बताते हैं। वो एग्जाम्पल है बेटा वायरस। क्या है? वायरस। अब ये वायरस रोचक क्यों है? वायरस रोचक इसलिए है क्योंकि अगर वायरस की संरचना देखें तो उसमें या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। इस आरएनए डीएनए के चारों ओर प्रोटीन की केवल आउटर कवरिंग होगी। इसमें कोशिका झिल्ली नहीं, इसमें कोशिका द्रव्य नहीं। बाहर एनवायरनमेंट में है तब तक ये मृत है। जैसे ही किसी बॉडी के अंदर जाएगा उसी के सिस्टम का यूज करके अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो अगर मैं वायरस की तरफ ध्यान दूं तो ये एक कोशिका की तरह बिहेव नहीं करता, ज़ॉम्बी की तरह काम कर रहा है। किसी शरीर के अंदर गया तो जीवन, और बाहर है तब तक निर्जीव। तो वायरस ऐसी बला है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती, या फिर जो अपन ने अभी तक जितना भी पढ़ा है इन सभी का पालन नहीं करती। ये जनन भी तभी करेगा जब इसको किसी दूसरी की बॉडी मिलेगी या होस्ट का शरीर मिलेगा। उसकी पूरी मशीनरी का यूज करके यह अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है बेटा, तो वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर एनसीईआरटी कोशिका के अवलोकन की बात करती है। आप एक काम कीजिए, आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं उनका अवलोकन कीजिए। क्या वो वास्तविकता में कोशिका से बने होते हैं? तो देखने का प्रयास करते हैं। अब देखो बेटा, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप होंगे ना वैसे वैसे कोशिकाओं की चर्चा बढ़ने लगती है। पहले माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं थे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए तो इलेक्ट्रॉन की बीम से अपन कोशिकाओं को देख पाए। फिर आगे चलकर उनसे भी ज्यादा विकसित माइक्रोस्कोप आए जो बहुत ही कम वेवलेंथ की जो तरंग है, जैसे कि बहुत ही कम वेवलेंथ की जो तरंग है उनके थ्रू क्या करते हैं अपन कोशिकाओं को देख पाए, इनके आंतरिक स्ट्रक्चर को देख पाए, इनके झिल्लियों को और सभी संरचनाओं को देख पाए। बेटा माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को देखना आसान, सिंपल माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं की आंतरिक संरचनाओं को देखना आसान नहीं है, क्योंकि ये झिल्लियां पारदर्शी होती है और इन झिल्लियों को जब तक अभिरंजित नहीं किया जाएगा तब तक अपन इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अभिरंजन के भी कई प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे उनको यूज करके इन कोशिकाओं को देखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी अपन वापस आते हैं कोशिका का समग्र अवलोकन। एक साइड पादप, क्योंकि प्लांट और एनिमल कोशिका के बारे में एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है, तो एक साइड आपके पादप कोशिका है और दूसरी साइड आपके जंतु कोशिका है। ये प्लांट ऑनियन की जो प्लांट सेल है वो है, और यहां जो कोशिका है वो अपने टिक की सेल है। अब देखो, अगर अपन इसको देखें तो इसके चारों ओर ये बाउंड्री पाई जा रही है, चारों ओर ये जो बाउंड्री पाई जा रही है इसको अपन क्या बोलेंगे? देखो अभी स्वान का जो स्टेटमेंट था उसमें क्या था कि ये जो चारों ओर की बाउंड्री है इसको सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल वॉल। तो पादप कोशिका में सबसे बाहर की तरफ की जो लेयरिंग होगी उसको सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति कहा जाएगा। जंतु कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, इसमें बस बाहर की तरफ जो लेयरिंग है वो कोशिका झिल्ली है। अरे क्या है रे बेटा? कोशिका झिल्ली, सबसे बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जा रही है। इसमें भी साइटोप्लाज्मा पाया जाएगा, इसमें भी साइटोप्लाज्मा पाया जाएगा। ये इसका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा। कोशिका
द्रव्य साइटोप्लाज्मा। इसमें भी केंद्रक देखने को मिलेगा, ये रहा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा, इसमें भी केंद्रक देखने को मिलेगा। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में केंद्रक देखने को मिल रहा है। यहां देखो बेटा एक फर्क है छोटा सा, इसमें केंद्रक एकदम सेंटर वाले पार्ट में, यहां केंद्रक किनारे की तरफ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पादप कोशिका में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको अपन रिक्तिका बोलते हैं, रसधानी। क्या बोलते हैं बेटा? रसधानी। इस रसधानी के कारण पादप कोशिका का जो केंद्रक है वो किनारे की तरफ शिफ्ट हो गया। बाद में इसकी चर्चा करेंगे ऐसा क्यों हुआ, रसधानी बनी क्यों। ठीक है, अब देखो सेल मेम्ब्रेन उसमें भी है, ये रही सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इधर भी है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, केंद्रक और रसधानी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जनरल कोशिकाएं हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। इनके अलावा कोशिकाएं और कैसी होती हैं? कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें ये सब संरचनाएं नहीं देखने को मिलती। जैसे कि अगर अपन पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात करें तो उसमें कोशिका झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली के अलावा केंद्रक था, ये सब कुछ था, लेकिन ऐसा सभी कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आपके सामने ये एक कोशिकीय जीव है जो कि बैक्टीरिया है। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या है? कुछ नहीं है। क्या है बेटा? कुछ नहीं है। क्या नहीं है, सॉरी क्या है उसकी चर्चा करते हैं। इसके चारों ओर चार दीवारी है। इस चार दीवारी के अलावा इसके अंदर ये इसका सारा कोशिका द्रव्य है। इसका जो डीएनए है वो कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। अब इस प्रकार को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इस प्रकार को क्या नाम दूं? कुछ नाम देते हैं। क्योंकि डीएनए के चारों ओर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जा रही और डीएनए रोटेट होने के बाद वापस उसी जगह से अटैच्ड हो रहा है। ऐसा डीएनए जो वापस उसी जगह से अटैच्ड हो रहा है, ऐसे डीएनए को अपन बोलेंगे सर्कुलर, वर्तुल। अरे क्या बोलेंगे रे? वर्तुल डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डीएनए सिंगल और ये डीएनए डबल स्टैंड का। अगर दो लड़ियां पाई जा रही है तो दो लड़ी वाला डीएनए, अगर सिंगल लड़ी पाई जा रही है तो सिंगल लड़ी वाला डीएनए। यहां जो डीएनए दिखाई दे रहा है वो कैसा है? एक तो इसकी ऐसे ऐसे लड़ी है और दूसरी इसकी ऐसे ऐसे लड़ी है। तो इन कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जा रहा है वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। दो लड़ी वाला। डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, और चारों ओर अगर कोई भी झिल्ली नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे? नग्न डीएनए। कैसा डीएनए? नग्न डीएनए। तो तीन प्रॉपर्टी आप इस कोशिका, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, बस बता रहा हूं कि ऐसी एक कोशिका है जो इन सभी कोशिकाओं, अभी जो पादप और जंतु कोशिका पड़ी है, इन सभी कोशिकाओं से अलग है। तो अलग क्यों है? क्योंकि इसके डीएनए के चारों ओर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है। डीएनए जो है वो दो लड़ी वाला तो है, लेकिन कैसा है? सर्कुलर है। और कैसा है? नग्न है। बात समझे होंगे। ऐसी कोशिकाएं जिनमें डीएनए इतना विकसित नहीं होता, साइटोप्लाज्मा के अंदर ही ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसी कोशिकाओं को अपन बोलेंगे प्रोकैरियोट कोशिकाएं। प्रोकैरियोट का मतलब इनसे जो पहले आया था, ज्यादा विकसित नहीं था। यूकैरियोट कोशिकाएं क्या होती है? अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उनमें केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है इस टाइप से। ये एक, ये दूसरा, और कई सारे टुकड़ों में पाया जाएगा। अरे किस में पाया जाएगा? टुकड़ों में। ये जो डीएनए के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको अपन नया नाम देंगे। चलो इनको नाम देते हैं गुणसूत्र। तो डीएनए है वो गुणसूत्र के रूप में पाया जाएगा। डीएनए दिखाई कैसा दे रहा है? डबल स्टैंडर्ड है। ऐसे सर्कुलर तो नहीं है, ऐसे लंबा लंबा है, अटैच नहीं हो रहा, तो ऐसे डीएनए को बोलते हैं बेटा लीनियर डीएनए। क्या बोलते हैं? लीनियर या फिर रेखित प्रकार का।
तो डीएनए की प्रॉपर्टीज क्या होगी? एक तो रेखित होगा, एक नग्न नहीं है, झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, सर्कुलर नहीं है, रेखित है, यहां भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आई बात समझ में? तो यहां और यहां फर्क मात्र इतना कि इसके चारों ओर एक आवरण पाया जा रहा, सॉरी, इसके चारों ओर ऐसा कोई आवरण नहीं है जो इस डीएनए को इसके कोशिका द्रव्य से अलग करे। इसके चारों ओर ऐसा आवरण पाया जा रहा है। अगर इसके कोशिका द्रव्य में आप देखोगे और इसके कोशिका द्रव्य में आप देखोगे तो इसमें छोटे छोटे चैम्बर नजर आ रहे हैं, और भी कई सारी संरचनाएं मुझे दिखाई दे रही, एक यहां दिखाई दे रही है, एक यहां दिखाई दे रही है, एक यहां दिखाई दे रही है। इन कोशिकीय संरचनाओं को कोशिका अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका अंगक। आप इनमें क्लियरली देख सकते हो ये भी झिल्लीदार है। तो झिल्लीदार कोशिका अंगक, झिल्लीदार कोशिका अंगक यहां तो है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, तो झिल्लीदार कोशिका अंगक इधर अनुपस्थित होंगे। तो पहला डिफरेंस ये आया, इनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक, सॉरी, डीएनए के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। दूसरा डिफरेंस ये आया कि भाई इनमें झिल्लीदार कोशिका अंगक मिलेंगे जबकि इनमें नहीं पाए जाते। और देखते हैं क्या डिफरेंस है। एक इसमें देखा जाए तो इसके इधर का जो लिक्विड है, ये जो सारा मटेरियल, और उसमें ये जो लिक्विड है इसको क्या बोला था अपन ने? कोशिका द्रव्य। तो यहां भी कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है और यहां भी कोशिका द्रव्य पाया जा रहा है। अगर कोशिका द्रव्य को डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो ऐसा द्रव्य है, ऐसा अर्ध तरल अवयव है जो कोशिका के आयतन को घेरे रहता है। इस कोशिका का जितना भी वॉल्यूम है इसको कवर करके किसने रखा है? इस कोशिका द्रव्य में। ऐसा इसमें क्या होता है? पहले ही बोल चुका हूं, जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो यही चलने वाली है इसी कोशिका द्रव्य में। होता कुछ यूं है, ये डीएनए कुछ उपदेश देता है, ये ऐसा होगा, उसके बाद जाके ऐसा कुछ होता है। आप बेटा 12th क्लास में पढ़ोगे ये सारा कुछ कैसा होता है। सेंट्रल डॉग्मा बताएगा कि कैसे एक सेल का डीएनए उस सेल के ऊपर कंट्रोल रखने का कार्य करता है। इस डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन फिर अलग अलग क्रियाएं करवाएगा। आपको पता ही, आगे चलकर आप पढ़ लोगे इसके बारे में। और देखते हैं, तो जीव अवस्था से संबंधित जितने भी क्रियाएं हो रही है, अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, वो कहाँ हो रही है? इस कोशिका द्रव्य में हो रही है। आगे देखो, नेक्स्ट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अभी इधर मैं लिख देता हूं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर मैं लिख देता हूं यूकैरियोटिक कोशिका। अभी तक जो अपन ने देखा उसके हिसाब से प्रोकैरियोट कोशिका के केंद्रक, सॉरी, डीएनए कैसा होगा? वर्तुल, डबल स्टैंडर्ड और साथ में नग्न होगा। यहां जो डीएनए है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? ये डीएनए रेखित, कैसा बेटा? रेखित। डबल स्टैंडर्ड तो होगा ही होगा, और झिल्ली सहित होगा। क्या इसमें आपको झिल्लीदार अंगक दिखाई दे रहे थे? नहीं। तो झिल्लीदार कोशिका अंगक अनुपस्थित, अनुपस्थित। इसमें झिल्लीदार कोशिका अंगक मिलेंगे, मतलब खुद तो झिल्लीदार है ही, इसके अलावा कुछ संरचनाएं और होगी जो झिल्लीदार होगी, मतलब झिल्ली के अंदर झिल्लीदार संरचनाएं और पाई जाएगी। अभी मुझे नहीं पता वो क्या है, न तो आप जानते हो न मैं जानता हूं। उपस्थित। और देखा जाए तो
पीछे वाला डायग्राम एक बार दोबारा ले लेते हैं। ये देखो, इस डायग्राम में अगर अपन बात करें तो इसमें कुछ ऐसे नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी छोटी छोटी संरचनाएं और पाई जाएगी। इसकी कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी संरचनाएं और पाई जाएगी। इधर भी आपको यहाँ देखो, ये ब्लैक ब्लैक, ये 1 2 3 4 ऐसे करके एक तो यहाँ दिखाई दे रही है, और ये जो संरचना है इसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट करके संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये जो डॉट डॉट करके संरचनाएं दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं बेटा राइबोसोम। ये राइबोसोम इधर भी है और ये राइबोसोम उधर भी है। अरे राइबोसोम इधर भी है और ये राइबोसोम इधर भी है। जब दोनों में है, जब दोनों में है तो एक खासियत है, यहां जो राइबोसोम है इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जा रही, जबकि यहां जो राइबोसोम है इसके चारों ओर झिल्ली भी नहीं पाई जा रही। न तो यहां राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली होगी, न यहां राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली होगी। तो याद रखना बेटा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, राइबोसोम ऐसा कोशिका अंगक है जिसके चारों ओर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। तो मैं क्या बोलूंगा, अरे क्या बोलूंगा, यहां भी राइबोसोम पाया जाएगा और यहां भी राइबोसोम पाया जाएगा। तो अंतर क्या है सर, दोनों जगह राइबोसोम, कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो अंतर करो, ऐसे हम कैसे मान ले। करते हैं भाई, करते हैं। इधर जो राइबोसोम है बेटा 70S प्रकार का, इधर जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का। अब ये 70S 80S क्या है, जब राइबोसोम पढ़ेंगे तब पक्का इसके बारे में बात करेंगे। अभी एक बार मान लो ये छोटा ये मोटा, ये छोटा ये मोटा, तो प्रोकैरियोट कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम किस प्रकार के 70S और यूकैरियोट कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम किस प्रकार के 80S। तो सर क्या 70S यूकैरियोट में नहीं मिलेंगे, क्या केवल प्रोकैरियोट में 70S होते हैं, 80S प्रोकैरियोट में नहीं मिलेंगे, क्या यूकैरियोट में होते हैं केवल। बेटा एक बात ध्यान रखना, 70S प्रोकैरियोट के साथ साथ यूकैरियोट में भी मिलेंगे, इसको अपन थोड़ी देर में प्रूव कर देंगे। लेकिन 80S केवल और केवल किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोट कोशिकाओं में। अब इस डायग्राम में दोबारा आते हैं, एक बार फिर पीछे के डायग्राम में चलते हैं। ये जो संरचना आपको दिख रही है इसको बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही एक संरचना और पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं हरित लवक। मान लो इधर की साइड में बना देता हूं इस टाइप से, एक संरचना और मिलेगी जिसको अपन बोलेंगे हरित लवक। अब हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी बहुत अलग है। इनमें भी ऐसे राइबोसोम मिलेंगे अपने को, इसमें भी राइबोसोम मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम इनसे अलग होते हैं, इनसे अलग बोले तो इनके जैसे होते हैं। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, कॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोट जैसे, मतलब कि 70S प्रकार। क्या मैं ये कह सकता हूं यूकैरियोट कोशिका में जो राइबोसोम मिलेंगे वो 80S और 70S दोनों प्रकार के होते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोकैरियोट कोशिका में केवल और केवल 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। बेटा बात याद रखना, बहुत काम के स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा राइबोसोम यूकैरियोट कोशिका में पाया जाता है, 70S 80S दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चा कंफ्यूज, उसके तो ये रटी हुई बात होती है 80S प्रकार का, किस प्रकार का,
80s प्रकार का नहीं, दोनों मिलेंगे, 80s भी मिलेगा और 70s भी मिलेगा। ये कोशिका अंगक के अंदर पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्मा में मिलने वाले या फिर कोशिका अंगकों के ऊपर पाए जाने वाले राइबोसोम है। कोशिका अंगकों के ऊपर बोले तो ये देखो इस डायग्राम में ये जो ऊपर डॉट डॉट संरचनाएं पाई जा रही है ये कोशिका अंगक के ऊपर की तरफ की संरचना है। तो कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगक के ऊपर जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो भी 80s और जो कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे वो भी 80s, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो पाए जाएंगे वो 70s। कैसे? अरे बोलो रे कैसे? 70s याद रखोगे? आगे देखो और क्या होता है। और अगर अपन बात करें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की तो आकार की दृष्टि से ये काफी छोटी कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोट कोशिका आकार की दृष्टि से काफी छोटी कोशिकाएं होंगी और ये आकार की दृष्टि से बड़ी कोशिकाएं हैं। विभाजन की दृष्टि से ये काफी तेजी से विभाजन करेगी। ये इतनी तेज विभाजन नहीं कर सकती। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बेटा, एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई जिसको विभाजित होने में 20 मिनट का समय लगता है, और इधर की तरफ अगर मैं बात करूं अपनी कोशिका, एक मनुष्य की कोशिका को विभाजित होने में और नई कोशिका बनाने में 24 घंटे का समय लग रहा है। देख लो, 20 मिनट और 24 घंटे, तो कौन ज्यादा तेज है? विभाजन की दृष्टि से ये ज्यादा तेज। प्रोकैरियोट कोशिका और बैक्टीरिया को बेटा अपन जस्ट एक दूसरे के सिमिलर मान सकते हैं। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रखा जाता है, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बात एक ही है। इस प्रोकैरियोट कोशिकाओं में केवल बैक्टीरिया की चर्चा करेंगे, आगे चलकर इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे अपन। जब भी बैक्टीरिया का डिस्कशन करेंगे तो प्रोकैरियोट में दो डिस्कशन चलेंगे, एक तो वो जो बैक्टीरिया है और एक वो जो बैक्टीरिया से थोड़े से अलग है लेकिन है बैक्टीरिया ही, जिनको अपन बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। जब अपन प्रोकैरियोट की चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर में, तब अपन इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में प्रोकैरियोट का कोई इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है। इस चैप्टर में अपने को बात करनी है यूकैरियोटिक कोशिका की, और यूकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ इसमें जो संरचनाएं पाई जा रही है उसकी। तो बेटा समझ में आया होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है मोटा मोटी। ऐसे ही इस चैप्टर को आगे बढ़ाए रखेंगे और आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर इसी जगह नीट इजी चैनल पे। धन्यवाद।